प्रिय विद्यार्थियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय पे ई लेक्चर है। विषय है भारतीय रिजर्व बैंक की प्रबंध व्यवस्था। ये एमकॉम फाइनल ईएफएम के विद्यार्थियों के लिए है। पेपर का नाम है इंडियन बैंकिंग सिस्टम, संख्या 203। मैं डॉक्टर मनुष्यत पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं। विषय है भारतीय रिजर्व बैंक की प्रबंध व्यवस्था। रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक के रूप में इस वक्त कार्य कर रहा है, लेकिन इसकी स्थापना किन परिस्थिति में हुई, कैसे हुई, क्या आवश्यकता पड़ गई एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करने की, उसको देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम एक केंद्रीय बैंक की स्थापना करने की जो शुरुआत की गई, वो वॉरेन हेस्टिंग ने उसको उठाया और उन्होंने ये सुझाव दिया कि जनरल बैंक ऑफ बंगाल तथा बिहार को केंद्रीय बैंक बना दिया जाए। इसके बाद मौद्रिक व्यवस्था का सफल संचालन करने के लिए 1913 में चैम्बर आयोग के सदस्य प्रोफेसर कीन्स ने इस बात को उठाया। 1927 में हिल्टन कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव दिया। उस वक्त दोहरी नियंत्रण नीति चल रही थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साख नियंत्रण का कार्य तथा अन्य केंद्रीय बैंक के कार्य किए जा रहे थे, जबकि नोट निर्गमन का कार्य सरकार के हाथ में था। तो दोहरी नियंत्रण को समाप्त कर हिल्टन कमीशन ने भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना पर जोर दिया। 1933 में भी जो है वो इस बात को पुनः उठाया गया गोलमेज सम्मेलन में कि केंद्रीय बैंक जरूरी है भारत में, जो कि राजनीतिक प्रभाव से मुक्त हो। और इन सब प्रयासों के कारण, सुझावों के कारण 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के प्रमुख कारण क्या थे? जैसा आपको बताया कि पूर्व में दोहरी नियंत्रण नीति चल रही थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के कुछ काम देख रहा था, बाकी नोट निर्गमन का कार्य सरकार ने अपने हाथ में रखा था। तो आपस में समन्वय का अभाव था, जिससे कि मुद्रा का सही नियमन, नियंत्रण, मुद्रा की व्यवस्था देश में करना मुश्किल हो रहा था। अतः मुख्य रूप से इन 10 कारणों की वजह से केंद्रीय बैंक की स्थापना की। साख तथा मुद्रा संबंधी नीतियों में समन्वय स्थापित करने के लिए, रुपए के आंतरिक तथा बाहरी मूल्य में स्थिरता लाने के लिए, भारत में बैंकिंग का व्यवस्थित एवं संतुलित विकास करने के लिए, व्यापारिक बैंकों के नगद कोषों का संग्रहण करने के लिए, मुद्रा बाजार का उचित संगठन एवं विकास करने के लिए, कृषि साख की व्यवस्था करने के लिए, सार्वजनिक ऋणों की उचित व्यवस्था करने के लिए, विभिन्न देशों में मौद्रिक संबंध स्थापित करने के लिए, सरकारी बैंकों की स्थापना एवं विकास करने के लिए, सब अंकों का प्रकाशन आदि करने के लिए, रिजर्व बैंक की स्थापना करने के बाद इसकी जो पूंजी निर्धारित की गई, इसकी अधिकृत जो पूंजी थी 5 करोड़ रुपए थी प्रारंभ में, जो 100 रुपए वाले 5 लाख अंशों में विभाजित थी। उस समय केंद्र सरकार के पास केवल 2.20 लाख रुपए थे के अंशपत्र थे। शेष पूंजी निजी अंशधारियों की थी। इसी कारण गवर्नर तथा 2 डिप्टी गवर्नर के अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति निजी अधिकारियों द्वारा की जाती थी। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण रहता था रिजर्व बैंक पर। रिजर्व बैंक को राजनीतिक प्रभावों से मुक्त करने तथा विश्व में केंद्रीय बैंकों के निजी स्वामित्व को परंपरा को देखते हुए रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की हवा चली और देशों में भी केंद्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया जा रहा था। अतः
हमारे देश में राष्ट्रीयकरण की मांग उठी और उसी के फलस्वरूप 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ये सरकार का इस पे पूर्ण रूप से नियंत्रण एक प्रकार से हो गया। अब इसकी वर्तमान प्रबंध व्यवस्था क्या है रिजर्व बैंक की? केंद्रीय संचालक जो मंडल है मुख्य रूप से वो इसकी पूरी प्रबंध व्यवस्था का देखता है, संचालन करता है। इसके 20 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति इस प्रकार से है: एक गवर्नर तथा 4 उप गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। 4 संचालकों 4 स्थानीय मंडलों में से एक केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार ये 9 सदस्य हो गए। केंद्र सरकार 10 संचालक जो कि विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, जिसमें व्यापार है, उद्योग है, बैंकिंग है, कृषि है, सहकारिता है आदि हैं, इनकी नियुक्ति करता है। और जो एक बचा वो सरकारी अधिकारी के रूप में मनोनीत किया जाता है और सामान्यतः वो भारत सरकार का वित्त सचिव होता है। केंद्रीय संचालक जो मंडल है उसका कार्यकाल किस प्रकार से है? गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उन्हें पुनः नियुक्त किया जा सकता है। स्थानीय मंडलों से मनोनीत किए गए संचालकों की कार्य विधि स्थानीय मंडलों के सदस्यता काल तक ही रहती है। इतने समय तो वो सदस्य रहते, उतने समय तक ही वो जो है केंद्रीय संचालक मंडल के सदस्य रहते हैं। शेष जो 10 संचालकों की कार्य विधि है वो 4 वर्ष की होती है। सरकारी अधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित अवधि तक संचालक बना रहता है। गवर्नर तथा डिप्टी गवर्नर बैंक के पूर्णकालीन अधिकारी होते हैं। उन्हें निर्धारित वेतन दिया जाता है, जबकि शेष अधिकारी अंशकालीन होते हैं। उनको केवल सभाओं में भाग लेने पर यात्रा व्यय एवं भत्ता दिया जाता है। सेवानिवृत्त पर संचालकों को पुनः मनोनीत किया जा सकता है। संचालक मंडल की 1 वर्ष से कम 6 बार और प्रत्येक त्रिमास की अवधि में कम से कम 1 बार सभा अवश्य होती है। अब जो केंद्रीय मंडल की समिति है ये व्यवहारिक रूप से जो है संचालक मंडल के कार्यों को देखती है। इस समिति में गवर्नर, डिप्टी गवर्नर तथा जिस क्षेत्र में सभा हो रही है उस क्षेत्र में रहने वाला संचालक तथा अन्य संचालक जो उस समय क्षेत्र में मौजूद हो सम्मिलित होते हैं। यह समिति हर सप्ताह प्राय बुधवार को मिलती है। एक स्थानीय मंडल भी होता है। केंद्रीय संचालक मंडल की मदद के लिए रिजर्व बैंक ने केंद्रीय संचालक मंडल को समय समय पर सलाह देने के लिए 4 स्थानीय मंडल क्रमशः मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तथा नई दिल्ली को में स्थापित किए हैं, जिनमें 5-5 सदस्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ के रूप में केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष का होता है। यह अवधि समाप्त होने पर उन्हें पुनः मनोनीत किया जा सकता है। इन्हीं सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुन लिया जाता है। वैसे स्थानीय मंडल के मुख्य रूप से 2 कार्य हैं। पहला, विशिष्ट रूप से सुपुर्द विषयों पर केंद्रीय संचालक मंडल को परामर्श देना। दूसरा है केंद्रीय संचालक मंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों को संपन्न करना। रिजर्व बैंक का कार्यालय कहां है? रिजर्व बैंक का जो प्रधान कार्यालय वो मुंबई में है। अन्य 4 सहायक कार्यालय है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में। इसके अलावा 11 इसकी शाखाएं हैं: अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, मुंबई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना तथा त्रिवेंद्रम। इसके अतिरिक्त विदेशों में
कराची, लंदन तथा अन्य स्थानों पर भी इसकी शाखाएं हैं। देश में जहां रिजर्व बैंक की शाखा नहीं है, वहां स्टेट बैंक इसके प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है। अब आंतरिक संगठन किस प्रकार से है इसका, यानी कुछ प्रशासनिक विभाग बने हुए हैं जो कि प्रशासन में मदद करते हैं केंद्रीय संचालक मंडल के। रिजर्व बैंक ने अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करने तथा उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए कई प्रशासनिक विभागों की स्थापना की गई है। पहला करेंसी विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। इस विभाग का क्या काम है? नोट निर्गमन करना, उनकी जांच करना, नोटों का हिसाब किताब रखना, आंतरिक आकर्षण करना। दूसरा विभाग है बैंकिंग विभाग। यह सरकार तरह बैंकों के रूप में कार्य करता है। इस विभाग के द्वारा सूचीबद्ध बैंकों को प्रथम श्रेणी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण दिया जाता है, उनकी कटौती करता है। बैंकों के समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है विभाग। बैंकिंग संचालन एवं विकास विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन। संगठन के लिए विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस विभाग को 3 उप भारतीय बैंक एवं भारत विभागों में बांटा गया है, मतलब 3 विभागों में बांटा है। एक संचालन विभाग, रिजर्व बैंक के शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करता है, तो संचालन संबंधित कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। निरीक्षण विभाग, यह उप विभाग बैंक के कार्यों की जांच करता है। जितने भी बैंक हैं उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं या नहीं ये देखता है। उनके विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करनी है तो उसको करता है। तीसरा इसमें निवारण विभाग, लिक्विडेशन डिपार्टमेंट है। इसके द्वारा रिजर्व बैंक किसी भी बैंक के समापन संबंधित कार्य संपन्न करता है। तो बैंकिंग संचालन एवं विकास विभाग को 3 भागों में बांटकर विभिन्न बैंकों का संचालन देश में किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक एवं निर्यात वित्त विभाग, इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट, यह विभाग औद्योगिक तथा निर्यात संबंधित साख की व्यवस्था करता है। अगला विभाग है ग्रामीण नियोजन एवं साख विभाग, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट। यह रिजर्व बैंक का नया तथा महत्वपूर्ण विभाग है जो देश में ग्रामीण नियोजन तथा साख व्यवस्था संबंधित समस्त कार्य को संपन्न करता है। इसके अलावा विधि विभाग है। रिजर्व बैंक को सभी प्रकार की कानूनी सहायता इस विभाग से मिलती है। इसके अलावा व्यय तथा बजट नियंत्रण विभाग है। बजट निर्माण करना, व्यय संबंधित बातों जितनी भी हैं उनको यह विभाग देखता है। इसके अलावा वित्त कंपनी का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज, देश की वित्तीय कंपनी के कुशल संचालन, नियंत्रण, विकास एवं सुधार के लिए यह विभाग कार्यरत है। अगला है प्रीमिसेस डिपार्टमेंट। यह विभाग रिजर्व बैंक की संपत्ति के रखरखाव, प्रशासन तथा नव निर्माण संबंधित कार्यों का संचालन करता है और संभालता है उसको। आगे विनिमय नियंत्रण विभाग, एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट, देश में विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय उनका नियंत्रण करने, विनिमय दर के निर्धारण करने, भुगतान करने, उनकी व्यवस्था करना, उनकी देखरेख करने का समस्त कार्य ये देखता है। इसके अलावा सांख्यिकीय विश्लेषण तथा कंप्यूटर विभाग, पहले तो ये रिजर्व बैंक का रिसर्च एवं सांख्यिकी विभाग एक ही था, लेकिन संगठनात्मक सुधार के कारण अब दोनों विभाग अलग अलग कार्यरत हैं। सांख्यिकी विभाग के साथ साथ कंप्यूटर सेवाओं का समावेश कर देने के कारण अब इसका नाम सांख्यिकी विश्लेषण तथा कंप्यूटर सेवा विभाग कर दिया गया है। अगला विभाग है आर्थिक विश्लेषण एवं नीति विभाग। यह विभाग आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण करता है, उनका नीति निर्धारण करता है, पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी का डिटर्मिनेशन करता है, निर्धारण करता है उनका। पर्सनल पॉलिसी डिपार्टमेंट, यह विभाग रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, पदोन्नति देखता है, वेतन संबंधित जो उनकी निर्धारण करना उसको देखता है, सेवानिवृत्त आदि उनके कार्य को देखता है। साख नियोजन प्रकोष्ठ
क्रेडिट प्लानिंग सेल, रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले ऋणों का नियोजन संबंधित कार्य यह विभाग देखता है। और आखिरी इसमें विभाग है प्रेस संबंधित विभाग। यह विभाग जनसंपर्क तथा प्रेस संबंधित सभी प्रकार के जो कार्य है उनको संपादित करता है। तो आपने भारतीय रिजर्व बैंक की जो प्रबंध व्यवस्था है उस संबंधित जो वीडियो उसको आपने देखा, एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों के लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम से ये लिया गया है। आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया गया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।